हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास फाइनेंशियल विजडम है तो आप आर्थिक मंदी में भी करोड़पति बन सकते हैं। दुनिया में ऐसे लोग कम ही हैं जो आपदा में भी अवसर की तलाश करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे माइकल बेरी की, जिनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर 2015 में सुपरहिट मूवी द बिग शॉट भी बन चुकी है। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। माइकल बेरी ने साल 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में करीब $700 मिलियन यानी 4,500 करोड़ रुपए कमाए थे। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी और हमें ये भी समझने को मिलेगा कि अलग अलग सोच वाले लोग किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माइकल बेरी का जन्म 1971 में अमेरिका के सैन जोस कैलिफोर्निया में हुआ था। जन्म लेने के 2 साल बाद बेरी ने अपनी एक आंख को कैंसर के कारण खो दिया। तभी से वो एक नकली आंख का यूज कर रहे हैं। बेरी ने मेडिकल की पढ़ाई की और वे डॉक्टर बन गए, लेकिन उनका मन ज्यादा इकोनॉमिक्स में लगता था। स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट में जब वो फ्री रहते तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ा करते थे। उनकी यही हॉबी बाद में उनका फुल टाइम प्रोफेशन बन गई। अपनी इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में माइकल बेरी ने वैल्यू इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुना। उन्होंने ऐसी कंपनीज को ढूंढना शुरू किया जिनमें वैल्यू तो बहुत है लेकिन बहुत ही कम प्राइस पर उन्हें मिल रही है। उन्होंने कई बार कहा कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉट की 1934 में आई बुक सिक्योरिटी एनालिसिस से इंस्पायर्ड है। उनके अनुसार उनके सभी स्टॉक्स 100% मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बेस पर चूज किए गए हैं। एज एन इन्वेस्टर उन्होंने अपना खुद का ब्लॉग बनाया और इस पर स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स और मार्केट में शेयर्स के बारे में टिप्स देना शुरू किया। उनका एनालिसिस भी इतना परफेक्ट रहता था कि बाकी लोग भी चौंक जाते थे कि माइकल बेरी ने इतना परफेक्ट एनालिसिस कैसे कर लिया। उन्होंने सन 2000 में अपना मेडिकल करियर छोड़ दिया और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कंपनी सायन एसेट मैनेजमेंट की शुरुआत की। शुरुआत में बेरी ने लोन्स लेकर और अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेचकर कंपनी का काम शुरू किया। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम टेरी ब्रुक्स की फैंटेसी नॉवेल द साइंस ऑफ शनारा से लिया था। बेरी ने जल्दी से अपने निवेशकों के लिए असाधारण मुनाफा कमाया। अपने पहले ही साल यानी 2001 में अमेरिकी S&P 500 11.88% गिर गया, जबकि साइन 55% ऊपर था। उन्होंने ये मुनाफा इंटरनेट बबल के दौरान ओवरवैल्यूड टेक स्टॉक्स को शॉर्ट करके कमाया। अगले साल अमेरिकी इंडेक्स S&P 500 फिर से 22.1% तक गिर गया, लेकिन साइन ने 16% की बढ़ोतरी की। साल 2003 में शेयर बाजार आखिरकार बदल गया और 28.69% बढ़ गया, लेकिन माइक बेरी ने इसे फिर से हरा दिया। उनका निवेश 50% यानी कि 50% तक बढ़ गया। सन 2004 के लास्ट तक माइक बेरी के साइन कैपिटल के पास $600 मिलियन AUM यानी असेट्स अंडर मैनेजमेंट था। जब इंटरनेट बबल के कारण शेयर मार्केट में लोग बर्बाद हो रहे थे, उस टाइम बेरी अपने इन्वेस्टर्स की किस्मत चमका रहे थे। बेरी इस दौरान लगातार स्टडी किया करते थे। 2004 में उन्होंने देखा कि रियल एस्टेट मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये वो टाइम था जब अमेरिकी ही नहीं भारत में भी रियल एस्टेट मार्केट चरम पर था। एक्सपर्ट का तर्क था क्योंकि शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई है और बैंकों की इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, इसलिए मोस्टली लोग रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन बेरी को ये अनयूजुअल लगा। फिर जब उन्होंने और इन डेप्थ एनालिसिस शुरू किया तो उन्हें पता चला कि बैंक बहुत ही बेकार क्वालिटी की लोन दे रही है। यहाँ बेकार क्वालिटी के लोन से मतलब है कि बैंक बिना किसी ज्यादा पेपर वर्क और बिना एनालिसिस के हर किसी को लोन बांट रहे थे। सन 2001 की मंदी के कारण अमेरिका में बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। ऐसे लोगों को भी बैंक होम लोन दे रहे थे जो सही तरह से जॉब भी नहीं कर रहे थे। ये चीज माइकल बेरी के लिए बहुत शॉकिंग थी। फिर उन्होंने देखा कि कोई बैंक क्यों इस तरह के बेकार क्वालिटी की लोन दे सकती है। इस तरह के बेकार क्वालिटी के लोन होते हैं, उन्हें सब प्राइम लोन कहा जाता है। जब उन्हें डिप एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि बैंकों को इस तरह से लोन देने के लिए इंसेंटिव मिल रहा है। उन्हें पता लगा कि इसके पीछे पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है। अमेरिका में कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक नॉर्मल बैंक से सारे होम लोन खरीद रहे थे। इन्वेस्टमेंट बैंक होते तो नॉर्मल बैंक की तरह ही हैं,
लेकिन इनका काम बड़े बिजनेस की मदद करना होता है, जैसे उनके लिए कैपिटल रेज करना, मर्जर एंड एक्विजिशन में हेल्प करना एक्सेट्रा। ये इन्वेस्टमेंट बैंक इन होम लोन को खरीद कर सीडीओज यानी कोलैटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन में कन्वर्ट कर रही थी। सीडीओज असेट बैक्ड सिक्योरिटी होती है जिनका इस्तेमाल सन 2002 के बाद ही किया गया। इसमें दूसरी सिक्योरिटी की तरह ही लोगों को कुछ टाइम के बाद अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलता है। उस टाइम सीडीओज को बहुत सेफ माना गया क्योंकि ये दावा किया गया कि क्योंकि ये सीडीओज होम लोन से बने हैं, इसलिए इनमें पैसा गंवाने के चांस न के बराबर हैं। अगर कोई लोन नहीं चुका पाएगा तो बैंक उसके घर को बेचकर अपने लोन की भरपाई कर सकता है। इस तरह इन्वेस्टमेंट बैंक इन सीडीओज को इन्वेस्टर्स को बड़े बड़े सपने दिखाकर बेचने लगे। धीरे धीरे सीडीओज की डिमांड बढ़ने लगी। कुछ रेटिंग एजेंसियों ने इन्हें AAA की रेटिंग दे दी। AAA रेटिंग के कारण किसी भी इन्वेस्टर ने ये एनालिसिस नहीं किया कि वो सीडीओज किस चीज से बने हैं, लेकिन माइकल बेरी ने ये चीज देख ली कि वो सब प्राइम लोन यानी कि बेकार क्वालिटी के लोन से बने थे। उन्हें ये भी पता चला कि कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक ने क्रेडिट एजेंसी को पैसा देकर उन्हें AAA रेटिंग दिलवाई थी। माइकल बेरी को ये पूरा खेल समझ आ गया और उन्हें ये भी पता चला कि यहाँ पर बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। शुरुआत में सीडीओज इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न दे रहे थे, जिससे सीडीओज की डिमांड बढ़ी और इन्वेस्टमेंट बैंक को भी यही चाहिए था क्योंकि उनका बिजनेस तो बढ़ रहा था। माइकल बेरी को जल्द ही समझ आ गया कि इंटरनेट बबल की तरह ही ये रियल एस्टेट बबल भी बर्स्ट होगा। वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने सीडीएस का इस्तेमाल किया। पहले सीडीएस को समझते हैं। सीडीएस यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, ये इंश्योरेंस की तरह काम करता है। अगर आपको लगता है सीडीओज डूब सकते हैं तो आप इसका इंश्योरेंस खरीद सकते हो, यानी सीडीएस खरीद सकते हो और जैसे हम एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं वैसे सीडीएस में भी आपको ईयरली पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 करोड़ के सीडीओ पर 5 साल का सीडीएस खरीदते हो जिसका सालाना प्रीमियम है 1 लाख रुपए, तो 5 साल में आप 5 लाख रुपए पे करोगे। तो ऐसे में अगर सीडीओज डिफॉल्ट करता है तो आपको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए क्योंकि आपने 1 करोड़ के सीडीओज पर सीडीएस खरीदा है। लेकिन अगर वो सीडीओज डिफॉल्ट नहीं करता है तो आपने जो 5 साल प्रीमियम पे किया है वो डूब जाएंगे। तो सिंपल सी डील है, सीडीओज डिफॉल्ट करते हैं तो आपको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए का नुकसान होगा उसका जिसने आपको सीडीएस बेचा है। और इसी तरह से अगर सीडीओ डिफॉल्ट नहीं करता है तो आपको 5 लाख का नुकसान होगा और वो 5 लाख मिल जाएंगे उसे जिसने आपको सीडीएस बेचा है। और माइकल बेरी को इसी तरह के प्रोडक्ट की तलाश थी जहां पर रिस्क लिमिटेड हो और प्रॉफिट अनलिमिटेड। बेरी ने उन बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कांटेक्ट करना शुरू किया जो सीडीएस बेच रहे थे। यहाँ पर भी बेरी ने बहुत ही इंटेलिजेंटली अपना दिमाग लगाया। उन्होंने लेमैन ब्रदर्स और बियर स्टेयर्न्स को कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि इन दोनों ने बहुत ज्यादा सीडीओज बेचे हैं। अगर सीडीओज डिफॉल्टर होना शुरू हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये दोनों बैंकरप्ट हो सकते हैं। तो उन्होंने उन इन्वेस्टमेंट बैंक पर फोकस किया जिनके फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने गोल्डमैन सैच्स जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक पर फोकस किया और उनसे उन्होंने सीडीएस यानी इंश्योरेंस खरीदना शुरू किया। शुरुआत में गोल्डमैन सैक्स के लोग उन्हें पागल समझ रहे थे। वे सोच रहे थे जब पूरी दुनिया सीडीओज के पीछे भाग रही है तो ऐसे में कोई ऐसा इंसान कैसे हो सकता है जिसको लग रहा है कि सीडीओज डिफॉल्ट कर सकते हैं। उन्होंने खुशी खुशी बेरी को बहुत सारे सीडीएस बेचे। बेरी ने ज्यादा फंड जनरेट करने के लिए एक नया फंड शुरू किया जिसका नाम था मिल्टन्स ओपस। लेकिन किसी भी इन्वेस्टर को उन पर भरोसा नहीं था। वो लोग सोच रहे थे कि अगर आइडिया में दम है तो गोल्डमैन सैच्स जैसे बड़े बैंक सीडीएस को क्यों बेचते। कुछ इन्वेस्टर तो बेरी को ये भी कहने लगे थे कि हमें अपना पैसा निकालना है क्योंकि हमने अपना पैसा वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए दिया था, ना कि सीडीएस खरीदने के लिए। इसलिए अपने सेकंड फंड के लिए बेरी फंड रेज नहीं कर पाए। साल 2007 के बाद वो टाइम आया जिसका माइकल बेरी ने अनुमान लगाया था। लोगों ने 2007 से अपने लोन की इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दिया क्योंकि लोगों के पास लोन चुकाने के पैसे ही नहीं थे। कुछ मामलों में तो लोगों का लोन उनकी घर की वैल्यू से भी ज्यादा हो गया। फिर बैंकों ने उनके घरों को नीलाम करना शुरू किया। बहुत सारे लोग लोन नहीं चुका पा रहे थे, इसलिए बहुत बड़ी तादाद में घरों की नीलामी शुरू हो गई जिससे रियल एस्टेट की प्राइस बहुत तेजी से गिरने लगी। इसका असर पड़ा सीडीओज पर। सीडीओज डिफॉल्ट होने लगे। जिन इन्वेस्टर ने सीडीओज खरीद कर रखे थे उन्हें नुकसान होने लगा। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक ने सीडीओज खरीद कर तो रखे थे लेकिन उन्हें इन्वेस्टर्स को नहीं बेचा था। अब जो सीडीओज वो खरीद कर बैठे थे वो भी डिफॉल्ट होने लगे जिससे इन्वेस्टमेंट बैंक को नुकसान होने लगा। अमेरिका में बहुत सारे बैंक दिवालिया होने लगे।
लेकिन इस क्राइसिस में कोई प्रॉफिटेबल रहा तो वो थे माइकल बेरी और उनके इन्वेस्टर्स, जिन्होंने इस क्राइसिस में बहुत ज्यादा पैसा कमाया। बेरी की इन्वेस्टमेंट फर्म साइन कैपिटल ने करीब $700 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, जिसमें से $100 मिलियन उन्होंने खुद के लिए कमाए। 2007 की क्राइसिस के बाद उन्होंने साइन कैपिटल को बंद कर दिया और खुद के इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दिया। साल 2013 में उन्होंने सेलॉन असेट मैनेजमेंट की शुरुआत की। रिसेंटली गेम स्टॉप का क्राइसिस हुआ और वहां भी उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। उनके पास गेम स्टॉप की अच्छी सारी होल्डिंग थी, जहां उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। तो दोस्तों, ये थी माइकल बेरी के बारे में बहुत सी काम की जानकारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या स्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।